ग्लोबल फैशन डिज़ाइन वीक का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में कई सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं मावा स्टूडियोज़ में। अब मैं अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करता हूँ तो फेम और कंट्रोवर्सी और रियलिटी शोज़ का नाम लेते ही दो शोज़ दिमाग में आ जाते हैं। फर्स्ट बिग बॉस, सेकंड रोडीज़। दोनों शोज़ के विनर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। आशुतोष कौशिक जी मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद AFT की पूरी टीम को जिन्होंने आज हमें बुलाया है यहाँ। सर कैसा लग रहा है सबसे पहले मावा स्टूडियोज़ में आके? ठंडा ठंडा लग रहा है, एसी थोड़ा फास्ट हुआ है। अच्छा है, मारवा स्टूडियो काफ़ी टाइम से एज ए बच्चों को इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा है और मैं भी कभी आप ही की तरह बच्चा था तो और ये था कि रियलिटी शोज़ में तो नहीं जा पाता था। जैसे फैशन शो हुए हैं मैं इनमें जाता था और हर बार मतलब सबसे लास्ट भी नहीं आता था कभी। सिंगिंग का हो कुछ भी हो स्टेज पे चढ़ना होता था, आता कुछ नहीं था, लेकिन वो चढ़ना, वो उस कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में जाके खड़ा होना, सिर्फ वो हौसला था। और वही हौसला हमें रोडीज में ले गया। रिजेक्ट हुआ, एक बार रिजेक्ट हुआ, दो बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार भी जाकर मैं अकेला सेलेक्ट हुआ। उस दिन कोई और सेलेक्ट भी नहीं हुआ। शो में चले गए तो उसका विनर बन गए। साल भर के बाद बिग बॉस आ गया, उस शो में चले गए तो उसका विनर बन गए। तो ऐसी जर्नी चलती जा रही है। सर बिग बॉस की अगर बात करूँ मैं, क्योंकि बिग बॉस की बात चल रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी ये बना हुआ है कि स्क्रिप्टेड शो है या फिर उसमें सब कुछ पहले से बता दिया जाता है। ऐसा कुछ है क्या उस शो में? देखो ऐसा होता है, हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसा हम सोचते हैं। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वो होती हैं। आप अपने घर में रहते हो, ब्लड रिलेशन में रहते हो और घर का एक लीडर भी होगा। भाई डोमिनेटिंग होंगे तो मम्मी होंगी या फादर लीडर होंगे, उन घरों में भी झगड़े होते हैं। बिग बॉस के अर्थ घर में तो सारे ही लीडर हैं, सब किसी ना किसी कुछ अचीव करके आए हुए हैं वहाँ, तो कोई किसी की सुनेगा क्यों? तो और झगड़ा बिग बॉस भी करा देते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि कहते हैं, कहेंगे आपके बारे में 10 अच्छी बात बताओ तब तक तो ठीक है, जब आपके बारे में कुछ बताओ तो झगड़े शुरू हो गए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, बिग बॉस इतना रियल है जितना इस कमरे में ऑक्सीजन है। और अगर ऐसा ना होता तो मैं अपने होम टाउन में ढाबा चलाता था, आज भी चलाता हूँ, ढाबे वाला ही हूँ। तो मैं भी नंडा बनता, कोई स्क्रिप्टेड ही बनता, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था वहाँ। मतलब मुंबई ही नहीं गया मैं, शायद पहला आदमी हूँ जो नेम फेम लेकर मुंबई जाता है उल्टा। क्योंकि रोडीज की जर्नी बाहर ही हुई है सब। जयपुर से मैं सेलेक्ट हुआ, थाईलैंड मलेशिया चले गए तो मुंबई का कोई बीच में था ही नहीं। बिग बॉस के लिए गया तो लोनावाला, तो मुंबई बाद में जाता हूँ। सर अगर मैं बिग बॉस की बात करूं तो स्टार्टिंग में जब राखी सावंत वाला भी सीजन था, फर्स्ट सेकंड, आप सेकंड सीजन में रहे, तो उस समय क्या होता था, ज़्यादातर एंटरटेनमेंट पर ध्यान दिया जाता था कि एंटरटेन ज़्यादा हो ऑडियंस। आज का जो सीजन है जो अभी 15-14 चला है, इसमें लड़ाई झगड़ा ये सब ज़्यादा दिखाया गया है, तो इसको किस हद तक सही समझते हैं? देखो लड़ाई झगड़ा ना, पता क्या होता है, आप जिस नेचर के हो, मान लो अगर मैं फनी नेचर का हूँ और मैं बिग बॉस के हाउस में चला जाता हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं अपनी फनीनेस बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ। उल्टा ये नहीं कि मैं वहां झगड़े शुरू कर दूंगा। हाँ, अगर मैं झगड़ने वाले नेचर का हूँ तो मैं अपने झगड़े बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा। ये नहीं कि मैं वहां कॉमेडी करना शुरू कर दूं। मेरा भी बिग बॉस में एक दिन झगड़ा हुआ तो मैंने बड़ी गालियां दी, हाथ उठाऊंगा तो घर से बाहर निकाल देंगे। तो शिल्पा शेट्टी हमारी होस्ट थी, उन्होंने कहा कि आशुतोष आज तो आपने भी अपना टेम्पर लूज किया है। मैं कहा नहीं शिल्पा जी, कह रहे जो आपने गालियां दी, मैंने कहा ये तो मैंने अपना टेम्पर यूज किया है, लूज थोड़ी किया है। कह रहे टेम्पर यूज करना क्या होता है? मैंने भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, गुरु नानक देव जी ने किया, सबने टेम्पर यूज किया, लड़े हैं ये, तो लड़ना मैंने उनसे सीखा है। कह रही भगवान से तो डरो, मैंने कहा उनसे तो प्यार करते हैं, डरना कहेगा। तो झगड़े होते हैं, आपकी जो प्रवृत्ति है आप उसको बढ़ा दोगे या कम कर दोगे, उसका उल्टा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सारे दिन करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मैं हंसी मजाक में रहता था, मैंने वो बढ़ा दिया, तो ये नहीं कि मैं झगड़े शुरू कर दूंगा। तो टेम्पर लूज ना करो, मैं तो ये कहूंगा यूज करो। उसी से रिलेटेड एक और शो था, कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट होता है वो सिमिलर रहता है कि टास्क मिलते हैं आपको और टास्क में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े तो होते हैं। रोडीज में भी स्टार्टिंग में भी था, अभी भी था, पर अब में आप क्या अलग देखते हैं कि पहले से जो अलग था? रोडीज के अंदर क्या होता है, जो नया यूथ जाता है उसको तो इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं होती, वो तो जाके लड़ना शुरू करता है खामखाई भी। और मैं जब गया, मैंने कभी रोडीज देखा नहीं था, क्योंकि इंग्लिश में आता था, हमें तो समझ में भी नहीं आता था क्या होता है रोडीज वगैरह। लेकिन वहाँ जितना बिग बॉस में नहीं आदमी करता, रोडीज उससे ज़्यादा टफ है।
वहाँ सामने से लड़ते हैं खूब, बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं, और उसमें ये भी नहीं कि बाहर निकालेंगे, झगड़ा हो गया तो फिर वहीं रहना है। बिग बॉस में आपने किसी पर हाथ उठाया, बाहर निकाल देंगे। तो रोडी ज़रा और टफ है, वहाँ एक नए आदमी को अपनी पहचान चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए कि लोग मुझे जाने, तो वो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा लड़ता भी है वहाँ। और मैं वहाँ भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ताकत हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे भाई, हाथ जोड़ के, ताकत हाथ जोड़ के खोल के नहीं है, गली मोहल्ले के गुंडे के लाओगे। सर वही, अगर जो बिग बॉस से जो कहीं ना कहीं जिनकी इमेज अच्छी नहीं बन पाई शो के बाद, वो उस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, या रोडीज में वो जो मेन लीडर्स होते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि उन्होंने गलत किया। अरे भाई जैसे आप हो, आपको वैसा ही तो दिखाया उन्होंने। और ये भी देखना कभी पर्सनल लाइफ में भी, बिग बॉस के अंदर जो कैरेक्टर जैसा था बाहर कैसा है, वो बाहर भी वैसा ही है। अगर डोली बिंद्रा वहाँ लड़ती थी तो बाहर भी लड़ती है, रागी सावंत वहाँ बोलती थी, बाहर भी ऐसी ही है। तो सब ऐसे ही तो है, कोई ये नहीं कि वहाँ अलग थे या कुछ अलग थे। तो आप अपने कैरेक्टर को कम या ज़्यादा तो कर सकते हो, जो आपकी नेचर है उसका चेंज नहीं कर सकते बिग बॉस में। एक्टिंग तो कर ही नहीं सकते, 24 घंटे क्या करोगे? 1 घंटा कर लेगा आदमी, 2 घंटे फिर क्या करेगा? तो एक्ट भी नहीं कर सकते। आपने कैरेक्टर चेंज की बात की, अगर आप अपना सीजन चेंज कर सकते कि आप उस सीजन को छोड़ के किसी और सीजन में जा सकते, बेकार है। सीजन में बेकार है, 1 करोड़ उसी में था, उसके बाद 1 करोड़ मिला ही नहीं, उसके बाद करोड़ नहीं मिला, 50 बेकार है, वही सही है। ठीक है। तो सर अगर जो बच्चे इन शोज में जाना चाहते हैं, जो अब अप्लाई कर रहे हैं, शायद सर अब थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। ऐसा है, आप कठिनाइयों में सफलता देखो, सफलताओं में क्यों कठिनाई देख रहे हो? तो आएंगी। कठिनाइयों में कितनी सफलता देख सकते हो, आपका देखना है। मैं जब पहुंचता हूँ एज एन एक्टर बिल्कुल जीरो था, कोई बात नहीं, जब मैं जीरो था तो कोई बात नहीं, मैंने जाके एक एक्टिंग क्लास में सीखना शुरू किया, शर्माता भी था, लड़कियां हंसती थी वहाँ बैठी हुई। मैंने कहा सर ऐसा है, आप मुझे घर आके अकेले सिखाओगे, अपनी फीस बताओ और मुझसे पूछोगे भी कुछ नहीं। वो मुझे घर आके सिखाते थे, मुझे तब भी समझ नहीं आया। मैंने कहा अब क्या करूं? मैंने अपने दोस्त को असिस्ट करना शुरू किया, डायरेक्टर था। जैसे ही मैं कैमरे के पीछे गया मुझे सब क्लियर दिखने लगा कि अरे यार ये तो एक्टिंग ये है। मतलब मुझे बचपन से स्मॉल डी और स्मॉल बी में बड़ी प्रॉब्लम थी। 4th क्लास में आ गया था, पिटता था, इसको डी और बी नहीं बनाना आता, स्कूल से लिख के भेजते थे, मम्मी भी मारती थी, तुझे डी और बी नहीं आता। पापा ने बुलाया जरा, बे पढ़े हुए नहीं थे इतने लेकिन कड़े हुए तो थे ही, कह रहे जरा तू दाल किस हाथ से खाता है? मैं सीधे हाथ से, कह रहे हमेशा डी बनेगा, ये बी बनेगा, और यही तेरा दायां और यही तेरा बायां, यूनिवर्सल हो गया। ऐसे फिर एज एन एक्टर थैंक्स टू लॉकडाउन के अंदर मैं लिखने से बहुत बचता था, राइटिंग लिखना शुरू किया, तो उसको फिर शूट किया, एडिट किया, डायरेक्ट किया, सब चीज़ करने के बाद प्रोडक्ट जो बाहर निकाला, तो उससे एज एन टेक्निकल मुझे जो एक्टिंग आई है कि तू इतना मुड़ेगा तो यहाँ तो कट ही लग जाएगा, यहाँ तेरा 50 का लेंस लगा हुआ है, तुझे पता है कि कितना दिखना है, तुझे लेंस का पता है, तू वाइड में इधर आगे क्यों बैठ गया? तो 2 शॉट में जाएगा, फिर मास्टर लगेगा। अगर डायरेक्टर नहीं बोल रहा वाइड में इधर बैठ, तेरा भी क्लोज लगेगा, उसका भी क्लोज लगेगा। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल जो आई एज एन एक्टर, वो मुझे अब जब मैं वेब सीरीज करके आया हूँ तो बड़ी वाहवाही मिली है। अभी उर्मिला मैम के साथ एक वेब सीरीज उनकी कमबैक है, तिवारी नाम से, और डायरेक्टर ने मुझे जो मैंने क्या किया, यूट्यूब की वीडियो को टारगेटेड कुछ डायरेक्टर्स को भेजता था। मैंने 100 में से 1% तो होगा कोई, एक ने बुलाया, सौरभ वर्मा डायरेक्टर हैं, उन्होंने मिक्की वायरस के डायरेक्टर थे पहले, उन्होंने बुलाया, कह रहे यार मैं लेट पहुंचा, कह रहे हम अच्छे कैरेक्टर सब दे चुके हैं। मैंने कोई बात नहीं, गंगा में से क्या पानी खत्म हो गया, नेक्स्ट फिल्म के लिए पहला आदमी हूँ मैं, तो आप काम थोड़ी बंद कर रहे हो। कह रहे नहीं यार अब एक ना छोटा कैरेक्टर है। मैंने सर छोटा कर लेंगे? कह रहे नेगेटिव का राइट हैंड है। मैंने सर वो भी कर लेंगे, और बताओ? कह रहे उसका नाम अलाउद्दीन है। मैंने ठीक है सर अलाउद्दीन कर लेंगे। कहने लगे ये नाम कैसा लग रहा है? मैं सर ये नहीं कहूँगा कि बड़ा यूनिक नेम है, ठीक ठाक नाम है, पहले भी यूज़ हुआ है, यूनिक हो सकता है। कह रहे फिर मुझे यूनिक नेम भेज तू। मैंने 10 नाम भेजे, तो और कैरेक्टर की भी उन्होंने चेंज किया, मुझे दिया फिट करी। मैंने लिखा था जहाँ लग जाए खून जमा देती है, फिट करी, ये सही जाएगा। मुझे स्क्रिप्ट दे दी, मैंने स्क्रिप्ट को 20 से 25 बार पढ़ा होगा। जब पढ़ा तो उसमें वैसे ही लिखने लगा खाम खाई, लास्ट का क्यों छोड़ देता अपना, शायद क्या पता कौन सा आर्टिस्ट हो सामने, क्या उसको पता है उसका क्यों यही है मेरा, कोई नहीं। शूटिंग के पहले दिन बुलाया भोपाल, और जो मेरे छोटे कैरेक्टर का सबसे बड़ा सीन था वो मुझे दिया करने के लिए, और शायद ये भी होगा कि अच्छा करेगा तो आगे रखेंगे, वरना अभी चेंज करने का भी हमारे पास ऑप्शन है। वो सीन इतना अच्छा हुआ कि वहाँ तालियां बजी, प्रोड्यूसर भी वहीं बैठे थे। प्रोड्यूसर ने कहा भाई आशुतोष के सीन बढ़ाओ,
डायरेक्टर आएगा, आशुतोष ये ले स्क्रिप्ट देख अपने कैसे बढ़ा सकता है। मैंने सर तैयारी लेके जाओ आप स्क्रिप्ट, मैं ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ। तो वो कैरेक्टर मैं कहीं 5th लीड में था, फिर 2nd लीड कर रहा हूँ उसमें। ऐसी अभी अनिल शर्मा जी की एक मूवी आ रही है जर्नी, वो करने गया मैं, और बातचीत हुई, जब डायलॉग्स आए तो मैंने कुछ लाइनें दी। मैंने सर ऐसे मतलब एक उनका आर्टिस्ट का डायलॉग था कि भाई चील के घोंसले में मांस ढूंढ रहा है क्या तू मुझे। अरे मैंने कहा तुमने यार कहाँ चील का ऊपर बोला रखा, तुम तो शेर हो यार, और शेर के घोंसले में हम जैसा कुछ ना कुछ मिल जाता है। कह रहा अच्छा है इसको रखो। और तब से काम ही करे जा रहा हूँ, मतलब 2-3 फिल्में कर चुका हूँ। एक अजय पन्नालाल है डायरेक्टर, बहन होगी तेरी के, उनके साथ करके आया हूँ। तो अब तो मुझे कोई काम क्या आता है मेरे डायरेक्टर बताएंगे जिनके साथ काम किया, और सिर्फ ये यूट्यूब से सीखा। तो मतलब अगर आप दरवाजे में छेद भी करोगे ना तो ऑक्सीजन आएगी, रोशनी आएगी छेद करने से भी। और ये प्रैक्टिस की फील्ड है, प्रैक्टिस करते 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 मांगते मांगते फकीर हो ही जाता है आदमी, लेकिन सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस होती है। स्क्रिप्ट लिखने लगा हूँ, स्क्रिप्ट लेके बैठ जाता हूँ लोगों के पास और अपना ह्यूमर देता हूँ। और मैं तो यूथ से कहता हूँ आओ जुड़ो मेरे साथ, काम करो, बताओ क्या क्या कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो। मेरे पास सभी इक्विपमेंट है, सब चीज़ें, क्योंकि फोटोग्राफी मेरा सब्जेक्ट था। मैं आप ही से पूछता हूँ फोटोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? चलचित्र नहीं, चलचित्र तो वीडियोग्राफी है। वीडियोग्राफी नहीं पता सर। छायाचित्र। छायाचित्र। फोटोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ पेंटिंग विद लाइट। छायाचित्रण प्रकाश की वह प्रक्रिया है जो बिना प्रकाश के संभव नहीं है। तो मैं पढ़ता था फोटोग्राफी। कैमरा सबसे पहले किसने बनाया था? देखो ये कभी पूछते नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके सब्जेक्ट हैं, बताओ किसने बनाया था? जोसेफ करके ऑब्सक्यूरा ने बनाया था सबसे पहले। पिन होल कैमरे बनाए थे उन्होंने, ये DSLR TLR सब बाद में आए। तो पढ़ने से आता है और गौर से पढ़ने से आता है। और ये तो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, एक्टिंग मैंने जो देखा है ये प्रैक्टिकल का है, थ्योरी का नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना मंझोगे, उतना आएगा। मैं आज भी अब दूसरी लैंग्वेज को पे काम करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ कि और काम करेंगे दूसरी लैंग्वेज पे। तो यूथ के लिए यही है कि भाई यूथ चीज़ों को देखे नहीं, गौर से देखे, तो चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि एजुकेशन हमारी ऐसी हो गई है आज के टाइम में, एजुकेशन का मतलब जॉब हंटिंग है, जॉब मिलती नहीं। मैं जब ढाबा चलाता था तो एक लड़का कुछ HM मुझे समझ नहीं आया, कह रहा सर मैं HM हूँ। मैंने वो क्या होता है? कह रहा होटल मैनेजमेंट में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने फिर क्या चाहता है? कह रहा 75,000 से स्टार्टिंग की जॉब चाह रहा हूँ। मैंने कहा ये ढाबे का इस वक्त ऑफ सीजन चल रहा है, बैठ के देख ले, 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ अभी भी। 70 तू रख ले, 30 मुझे दे दियो, मैं दूसरी जगह जाके ढाबा खोल लूँ, मुझे क्या दिक्कत है? कह रहा नहीं, उसे जॉब ही करनी थी। जा भाई फिर मजे ले। अभी नोएडा में रहता हूँ, एक बालक का अपने बर्थडे किया तो 8-10 किलो पनीर बच गया। और देखो मैं कितना प्राउडली बता रहा हूँ। वाइफ कहने लगी इसका क्या करें? मैंने कितना तो खाया भी नहीं जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे मोहल्ले में, फ्रेश पनीर। डेली 1000 रुपये उससे कमा रहे हैं। मम्मी ने पैसे मांगने बंद कर दिए मुझसे, काम के, सफाई वाले के, किसी चीज़ के भी, क्योंकि 1000 रुपये डेली कमा रहे हैं, आते हैं देते हैं। तो मौकों को, अवसर तलाशो और उस पर लग जाओ। और कठिनाइयों में सफलता देखो, सफलता में कभी कठिनाई मत देखो। मैं बार बार रिजेक्ट होता रहा, लेकिन ये था मन में कि कोई भीख नहीं देगा, मेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा। चल नेक्स्ट ऑडिशन में, चल उसमें जाता रहे। तो मैं सही टाइम पर सही जगह खड़ा भी था, तभी तो मुझे मिली हैं चीज़ें। आप ही देखो बिल्डिंग बनी हुई है, हमें दिखती है बनी हुई है, इसे बनने में कितना टाइम लगा होगा, कितने दिमाग लगे होंगे, क्या टेक्निक लगी होंगी, तभी जाके तो बनी है। अब जैसी वो फिल्में मेरी मार्केट में आएंगी, काम की कमी नहीं रहेगी, बढ़ जाएगा। एग्रीमेंट पढ़ने नहीं आते थे मुझे, बिग बॉस का एग्रीमेंट मेरे सामने रख दिया, पूरा इंग्लिश में, कौन पढ़े उसको? कह रहे इसको पढ़ लो और साइन करो। मैंने कहा ये बताओ पढ़ने के बाद इसमें कुछ चेंज करा सकता हूँ? कह रहे नहीं। मैंने साइन बताओ फिर कहाँ करने, फिर क्यों पढ़ूँ? फिर मैंने वो एग्रीमेंट पढ़ने सीखे, LLB की। अब LLB भी कर चुका हूँ, एज एन एडवोकेट भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो लेट हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हुआ तो। अब मैं बता देता हूँ, इसमें एक क्लोज डालो एग्रीमेंट में, लेकिन घुसना ही पड़ा। राइटिंग से बचता था, लिख रहा हूँ आजकल, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, जिससे बचाओ उसमें करना ही पड़ा होगा। तो अब तो मौका है आपके पास, डिजिटल है, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, अपनी बात यहीं से कह सकते हो। क्योंकि मैं तो खुद उसी से काम मिल रहा है, कहीं भी डायरेक्टर्स के नंबर निकालता हूँ, वीडियो लो जी, देखो देखो, कुछ तो बताएगा। कुछ लड़के मैं देखता था मुंबई में
अच्छे खासे वेल मेंटेन सब कुछ, मतलब बड़े सुंदर लड़के और बड़े योगा पार्कोर पता नहीं जिम्नास्टिक डांस हर चीज़ करने वाले। काम उनके पास है नहीं। अरे पता नहीं यार, मैं खूब काम कर रहा था उस वक्त भी, और मैं इनमें से कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं इनके पास दिक्कत क्या है, एक्टर भी बहुत अच्छे। मैं उनके साथ रहना शुरू किया तो देखा एक डायरेक्टर को मैसेज डाल रहे हैं सर गिव मी सम टाइम प्रीशियस लाइफ, एक रटा रटा ऐसा। उधर से जो आया मैसेज, भाई ने डिक्शनरी खोल रखी है, इसके मीनिंग क्या है। चलो फाइनली मिलने का भी मीटिंग सेट हो गई, तो उसे यही नहीं पता कि मुझे अब एग्जिट कब लेना है। डायरेक्टर ने कहा कि अच्छा यार तुझे बताऊंगा फिर मैं। वो आदमी आपको कभी काम नहीं देगा। जब आपकी बात पूरी हो गई, आगे मांगो, वैसे मुझे इजाजत दे मैं निकलता हूँ। उनके पास भीड़ लगी हुई है, सिर्फ वहां फेल थे। उनकी वो 2 आते उठाई, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इस वक्त टीवी के, शो लीड कर रहे हैं लड़के। तो बड़ी जरा सी बेसिक सी आदत थी, वो हटाई उनकी, ठीक हो गए। और कॉन्फिडेंस रखो, ओवर ना रखो, हाई रखो। अगर हाई ना हो तो मैं रोडीज के अंदर ना बड़े स्टाइलिश बच्चे आते थे, यो मैन ब्रो टाइप से, इस तरह आते थे। हम थे अरे ओए हटिए, हम इस तरह जाते थे सीधे ब्लंट, हमें भी देने दे, हमें भी अपनी बात कहने दे। और जब रिजेक्ट होता तो सोचता था कि सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। जजेस ने जो पूछा तूने आंसर तो ठीक दिया था। मान लो जजेस ने पूछा कि पुलिस को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अब आप इसके फेवर में रहो या अगेंस्ट रहो। मैंने कहा जी देना चाहिए। कह रहे क्यों? मैंने कहा जी मैं अपनी गलती पे दे रहा हूँ, मुझे कोर्ट कचहरी नहीं जाना। पुलिस अपनी पे आ गई ना बिना गलती के ले लेगी, तो मैं तो दे के हाथ पैर जोड़ के निकल जाऊंगा सर। मैं प्रैक्टिकल आंसर देता था। नहीं सिलेक्ट हुआ तो सोचा क्यों नहीं सिलेक्ट किया, फिर एक डिसीजन निकाला, भाई तेरे मतलब के जज नहीं बैठे थे। कभी क्वेश्चन आ गया टैलेंट और गुड लुकिंग, मैंने कहा टैलेंट। कह रहे क्यों? मैंने ये चांद है, टैलेंट होगा पहुंच जाओगे, गुड लुकिंग हो तो नीचे से देखना चंदा हुआ है, ऊपर है। नहीं सिलेक्ट हुआ। लेकिन ये जरूर रहता था कि तेरे मतलब के जज नहीं बैठ रहे। तीसरे ऑडिशन में गया, वहां पर 8-10 हज़ार बच्चे थे उसमें भी, वहां मैं अकेला सिलेक्ट हुआ। तो मैंने कहा आज तू जो सिलेक्ट हुआ इंसान तो तू वही था, तेरे मतलब के जज बैठे थे आज जो तेरी बात समझ सके, और सही टाइम पर सही जगह तू खड़ा था। हमने तो उसको लोंडो की यात्रा बना ली थी रोडीज कि जैसे बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हम लोंडो की यात्रा हर साल इस पे जरूर जाया करेंगे। लेकिन उसके बाद ना जब वो फेम मिल जाता है और एज एन एक्टर आप जीरो हो, तो आपका डाउनफॉल आएगा। क्योंकि मुंबई कोई जाए तो सीख के जाए, तैयार होके जाए। अब मैं वहां बच्चों से पूछता हूँ कि भाई एक्टिंग के लिए क्या करते हो? कह रहे भैया ऑडिशन देते हैं। अबे ऑडिशन तो एग्जाम है तुम्हारा, पीछे क्या करते हो? कुछ भी नहीं, पढ़ाई क्या, कुछ भी नहीं करते। जिम चले जाएंगे, डांस कर लेंगे, प्लास्टिक की बॉडियां बना के बैठ लेंगे। मेरे साथ रनिंग नहीं कर सकता कोई लड़का 5 किलोमीटर भाग के दिखा दे कि वो प्रोटीन पी लेंगे। बॉडी किचन में बनती है, जिम में थोड़ी बनती है। जिम में शेप आती है, क्या खा रहे हो उससे तो बॉडी बनती है। तो वो चीज़ें यूथ को सोचनी चाहिए। सर जैसे आपने कहा कि आप अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप फिल्म में सीरीज़ में लगातार काम कर रहे हैं, पर सर क्या होता है ना, एक इंसान को लगता है कि एक बार शोहरत मिल गई, पहचान मिल गई, उसके बाद ना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने इंडिया के मेरे हिसाब से सबसे बड़े शोज जीते हैं, उसके बाद भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा हुआ मुझे ना, चीज़ें जल्दी मिल गई। आज आज़ादी की वैल्यू उनको पता है जिन्होंने गुलामी देखी हो, पैसे की वैल्यू उसको पता है जिसने गरीबी देखी हो। मुझे जो चीज़ें मिली हैं वो मैं तो ऊपर वाले से कहता हूँ चीज़ें लेट मिल जाए अच्छा है, टाइम से मिल जाए बहुत अच्छा है, टाइम से पहले ना मिले। एक लड़का ढाबा चलाता था, बिजनेस की गलती, उसे क्या मतलब था मुंबई से, रोडीज वगैरह से कभी कोई मतलब नहीं था। एज एन एक्टर भी कोई मतलब नहीं था। बस ये रहता था कि हाँ जरूर एक बार ये ना जरूर जाऊंगा होने ये रियलिटी शो। एक बार दिल्ली आया हुआ था, कोई सिंगिंग का ऑडिशन चल रहे थे, मैं उसी में लाइन में लग गया। और मैं तब थोड़ा बॉडी वॉडी ऐसी थी तो मैं बाउंसर टाइप लग रहा था, तो मैं लड़कों को हटाना लाइन में लगाना शुरू कर दिया, चलो चलो लाइन में लगो, और धीरे धीरे अंदर ही घुस गया। थोड़ी देर बाद मेरा नंबर भी आ गया। जजेस बैठे थे, कह रहे क्या सुनाओगे? मैंने सर जो मर्जी सुनो बताओ। कह रहा अपना फेवरेट सुना दो। मैं कहा नहीं सर अपना फेवरेट नहीं सुनाऊंगा, वो तो पार्शलिटी हो जाएगी, उसमें तो बेस्ट हुई, आप बताओ कौन सा गाना सुनना है। वो कहने लगे वो सुनाओ जिहाल मस्त की मुगन बरंजिश। मैं सर ये भी मेरा फेवरेट है। कह रहा भाई सुना दे तू इतना। मैंने कहा सर पहले थोड़ा पानी पी लूँ? कह रहा हाँ पानी पी ले। पानी आ गया, फिर मैं ज़मीन पे लेट गया। कह रहे भाई उठ जा। मैं सर 1 मिनट पूजा करने हो थोड़ी, मैं थोड़ा गर्म पानी मंगाओ। कभी गर्म पानी मंगा रहा हूँ, कभी उसमें नमक डलवा रहा हूँ, मस्ती करता रहा। लास्ट में कह रहा अब सुनाएगा भी? मैंने कब तो मार्केट खुल गई कि सामान लेने जाना है भाई, ये टाइम पास करना था, हमें ट्रेन जल्दी छोड़ देती है। तो गाने गुने थोड़ी आते थे हमें तो अपना गाया बखुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जरूर था, जाके कहीं पे खड़े हो जाते थे। मीडिया वाले के भी बचपन में दिख जाते थे न्यूज़ एंकर, मैंने इधर आओ हम बताएंगे क्या बात हुई थी, हमें पता कुछ नहीं,
ऊट पटांग बोलना शुरू कर देते थे। तो वो आदतें हमें वहाँ ले गई, वो कॉन्फिडेंस ले गया। आज भी जो गली मोहल्लों में बच्चे टैलेंट शो होते हैं, होने चाहिए, उनसे वो कॉन्फिडेंस आता है स्टेज पे चढ़ने का। नीचे से बड़े लोग मजाक बनाते हैं, ऊपर चढ़ के एक अनकंफर्ट जोन होता है जब वहाँ आदमी खड़ा होता है, नीचे बड़ा कंफर्ट होता है सबके साथ। तो वो कॉन्फिडेंस उन्हीं के माध्यम से आता है, शुरुआत वहाँ से है। तो जाना चाहिए बच्चों को उन चीज़ों में। चलिए सर, जाने का वक्त है, पर मैं जाते जाते ना एक सवाल जरूर पूछूंगा कि ऐसी कोई 3 बातें आप बता दीजिए जो शायद किसी को ना पता हो इन दोनों शोज़ के बारे में, जो आपने अभी तक किसी को बताई भी ना हो। अगर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जो दिखा सकते हैं वो दिखाते ही हैं। और रोडीज में मुझे कहते थे टास्क टास्क टास्क, मैंने एक टास्क नहीं किया इम्यूनिटी वाला कुछ, क्योंकि कभी तो इम्यूनिटी ग्रुप में मिलती थी तब आप कुछ नहीं, कभी इंडिविजुअल मिल जाती थी। तो मैंने सिर्फ वहाँ ये था कि कभी कोई टास्क नहीं किया और शो का विनर बना। तो मुझे बोलते थे एमटीवी वाले कि ये जरूर बोला कि टास्क करना जरूरी है। मैंने कहा मैंने तो एक नहीं किया, मैं कैसे बोलूँ। और बिग बॉस का ये था कि मुझे बिग बॉस वालों ने बुलाया, एंडामोल करके कंपनी थी, उन्होंने बुलाया, मुझसे बातचीत की और कुछ फाइनल नहीं किया। तो मैं इनके ऑफिस के नीचे बैठा होता था। कितनी बार कहते जरा ऑफिस आओ, मैंने कहा बताओ, कह रहे यही था। मैंने कहा सर मेरे पास कोई काम नहीं है, आप मना करो तो मैं अपना ढाबा देखूं, आप हाँ करो तो मैं तुम्हारे साथ तो उसमें चलूँ शो में। फिर एक दिन कह रहे ऑफिस, जरा ऑफिस आना, मैंने गेट खोला, मैंने हाँ बताना, कह रहे यही था। मैंने मेरे पास कोई काम नहीं है। लास्ट वाले दिन मुझे एक एग्रीमेंट दिया और साइन करा के अगले दिन मुझे बिग बॉस ने भेजा। 12 हफ्ते हो गए जब, तो 2 हफ्ते और बढ़े, तो मुझे कहने लगे आपका वीकली डबल कर देंगे। मैंने कहा डबल नहीं करना, 4 गुना कराओ। कह रहे नहीं आप शो छोड़ के जाना पड़ेगा वरना। मैंने हाँ ठीक है, अगर 4 गुना नहीं करा तो मैं जा रहा हूँ। इतनी नॉलेज तो हमें भी है व्यापार की। मैंने कहा इस वक्त नहीं निकालेंगे, दे देंगे। तो वो लिए उनसे। तो ये भी आना चाहिए कि आप किस तरह कुशल और व्यवहारिक ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आप कुशल नहीं हो, व्यवहारिक नहीं हो, तो पढ़े लिखे अनपढ़ हो। बस ये कहना चाहूँगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। 1 मिनट, अच्छा बैठ जाए। तो चलिए आगे मैं आपको और भी मेहमानों से मिलवाऊंगा। जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा। थैंक यू।